इट्स योर स्नेहा। आज की वीडियो में मैं आपको एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंड आर्ट पार्ट 2 का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैं इंग्लिश मीडियम का बुक यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो हिंदी मीडियम का बुक साथ में रख के पढ़ सकते हैं। और अगर अभी आप मेरे फैमिली के मेंबर पार्ट नहीं हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी फैमिली के मेंबर पार्ट बन जाइए। और वीडियोस अच्छे लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए होगा तो मुझे इसके लिए कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगी। ये पार्ट 1 है। यहाँ पे मैं आपको चैप्टर 1 द मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। ट्रेडिशन के बारे में चैप्टर 1 जो हमारा बुक में एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हो, या फिर आप मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे आपको आईडी शो हो रहा होगा, या फिर आपको आईडी सर्च करके डायरेक्ट नहीं जाना, आपको डायरेक्ट लिंक से जाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना आईडी मेंशन कर रखा है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है फाइन आर्ट थ्योरी के ऊपर लाने वाली हूँ, तो आज मैं आपका प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ। तो मेरी भी आपसे कुछ उम्मीदें हैं कि आप मेरी वीडियोज़ को हाइप कीजिए और जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, और मेरी फैमिली का मेंबर पार्ट बन जाइए। यहाँ पे मैं सारे एक्सप्लेनेशन फाइन आर्ट के रिलेटेड ड्राइंग्स, कंपोजिशन, स्टिल लाइफ, वाटर कलर, लैंडस्केप यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ, और प्लस थ्योरी भी अब प्रोवाइड करना स्टार्ट कर रही हूँ। आज मेरा फर्स्ट डे है जिसमें मैं आपको फाइन आर्ट की थ्योरी एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। एनसीईआरटी बुक फाइन आर्ट के लेके यहाँ पे जल्दी से बैठ जाइए, मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रही हूँ। मैं चैलेंज वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने कंटिन्यूस 7 डेज तक चैलेंज किया था, तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको दिखेगा 7 डेज एंट्रेंस एग्जाम प्रैक्टिकल चैलेंज, वहाँ पे आप वीडियो मेरा देख सकते हैं। आज 1 जनवरी है तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2026 फाइनली स्टार्ट हो चुका है। तो इसी नए शुरुआती दिन से हम भी अपना दिन शुरुआत करते हैं, ना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम पहले पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन जिसमें लिखा हुआ है द थर्ड खंड ऑफ विष्णु धर्मोत्तर पुराण अब 5th सेंचुरी टेक्स्ट। एक इंडियन ओल्ड बुक है, जो पुरानी बुक है इंडियन की इतिहास बुक है, उसमें 5th सेंचुरी है जिसका नाम विष्णु धर्मोत्तर पुराण है। इंडिया की एक बुक है जो कि 5th सेंचुरी में बनाया गया था, और उस बुक का नाम है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। थर्ड पार्ट जो खंड है, खंड मतलब होता है थर्ड पार्ट, उसका जो थर्ड पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है अबाउट पेंटिंग। मतलब ये जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो थर्ड पार्ट है उसमें बताता है कि हमारी पेंटिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। हैज अ चैप्टर चित्रसूत्र विच शुड बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स बुक ऑफ इंडियन आर्ट इन जनरल एंड पेंटिंग स्पेसिफिकली। इसमें बोल रहे हैं इस एक चैप्टर है थर्ड खंड में जिसका नाम है चित्रसूत्र, जो कि ये बुक एक गाइड बुक बोला जाता है। इस बुक को गाइड बुक बोला जाता है फॉर इंडियन आर्ट, और ये स्पेशली फॉर पेंटिंग, ये गाइड बुक है पेंटिंग की। इट टॉक अबाउट द आर्ट ऑफ इमेज मेकिंग कॉल्ड प्रतिमा लक्षण विच आर द कैनॉन्स ऑफ पेंटिंग। और ये एक्सप्लेन करता है कि पिक्चर को कैसे प्रॉपरली बनाएं, इसमें रूल्स लिखा हुआ है, और उसी रूल्स को प्रतिमा लक्षण बोलते हैं, रूल्स ऑफ पेंटिंग, जो कि इंग्लिश में बोलते हैं रूल्स ऑफ पेंटिंग। द खंड also deal with the technique, tools, material, surface, perception, perspective and three dimensionality of human figure। ये जो खंड है चित्रसूत्र का वो बताता है कि पेंटिंग मेथड क्या होते हैं, टूल्स एंड मटेरियल्स क्या रिक्वायर्ड है, हमें कहाँ पेंट करना चाहिए, हाउ वी सी थिंग्स, हाउ टू शो डेप्थ, एंड इसमें बताता है कि ह्यूमन बॉडी को स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ किया जाता है। डिफरेंट लिम्स ऑफ पेंटिंग सच एज रूप भेद और लुक एंड अपीयरेंस, इसमें बता रहे हैं कि जो रूप भेद है वो बताता है, रूप भेद का मतलब होता है शो इन डिफरेंट फॉर्म, मतलब कि एक ही इंसान का दूसरा फॉर्म दिखाना। शो इन डिफरेंट फॉर्म, कैसे कैसे हम वेरिएशन लाके इसमें वेरिएशन क्रिएट करके दूसरा फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अपीयरेंस कैसे बनाते हैं। जैसे कोई इंसान है तो बिल्कुल वैसा ही दिखना चाहिए, उसका अपीयरेंस बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। अब इसमें बताते हैं भाव और एक्सप्रेशन। भाव का मतलब होता है इमोशंस, जो हमारी फीलिंग्स है, जो ह्यूमन के अंदर फीलिंग्स है उसको कैसे पेंटिंग में डिपिक्ट करना, मतलब दिखाना है। लावण्य योजना एंड एस्थेटिक कंपोजिशन,
लावण्य योजना का मतलब होता है कि अपनी पिक्चर को ब्यूटीफुल कैसे बनाना है। मेकिंग द पिक्चर ब्यूटीफुल एंड वेल अरेंज, मतलब बिल्कुल कंपोज होना चाहिए, कोई किसी की तरफ ज़्यादा भारीपन नहीं दिखना चाहिए, किसी की तरफ ज़्यादा लाइट वेट नहीं दिखना चाहिए। पेंटिंग में सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अब दूसरा लिम्स है सदृश्य और रिजेम्बलेंस। इसका मतलब होता है कि मेकिंग द पिक्चर लुक रियल, जो पेंटिंग हम बना रहे हैं बिल्कुल रियल लगे, एकदम अच्छा लगे, 3D स्ट्रक्चर टाइप का लगे, कार्टून वाला स्ट्रक्चर ना आए। एंड वर्णिका भंग, वर्णिका भंग का मतलब होता है यूज ऑफ ब्रश एंड कलर। इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि वर्णिका भंग के अकॉर्डिंग हमें कौन से ब्रश यूज़ करना है, कौन से कलर यूज़ करना चाहिए पिक्चर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। और ये एक्सप्लेन किया गया है हमारे चित्र सूत्र की जो थर्ड खंड है उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे ये सब चीज़ें लिंक्स में काम करते हैं, उसका रूल्स क्या है पेंटिंग बनाने का। अब these canon were read and understood by artists and followed during centuries। और कैनॉन्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसमें बता रहे हैं कि जो आर्टिस्ट है ये रूल्स रेगुलेशन को स्टडी करके वो मैनी सेंचुरी तक इसी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए पेंटिंग बनाते आ रहे हैं। thus becoming the basis of all style and school of painting in India। अब ये जो रूल्स है ना वो फाउंडेशन बन चुका है, आर्ट इंडियन आर्ट का ये फाउंडेशन बन चुका है, ये रूल्स रेगुलेशन फॉर ऑल पेंटिंग स्टाइल्स। Painting from the medieval period have and earned a generic name, for example miniature painting, owing to their relatively smaller size। medieval टाइम मतलब होता है जो बीच का पीरियड होता है, बीच काल का होता है मिडिवल टाइम। उसमें बता रहे हैं कि जो थे मेडिवल पीरियड जब आया था तो उसमें पेंटिंग जो बनाते थे वो छोटे छोटे बनाते थे, बहुत स्मॉल में। और यहाँ पे इसलिए उसको मिनिएचर पेंटिंग भी कहा जाता था। दिस मिनिएचर पेंटिंग वर हैंड हेल्ड एंड ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ क्लोजर डिस्टेंस ड्यू टू मिनिटी। इसका मतलब है कि जो पेंटिंग छोटे थे वो हैंड में हम होल्ड कर सकते थे और उसको पास से देखना पड़ता था, बिल्कुल एकदम क्लोजर हमें पास से देखना पड़ता था ताकि उसका जो डिटेलिंग पेंटिंग में जो हुआ है वो हमें अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि अगर हम दूर से देखेंगे तो वो विजिबल नहीं होता है, हमें पास से आके देखना पड़ता है। द वॉल्स ऑफ अ पैट्रॉन्स मैंशन वर ऑफ्टन डेकोरेटेड विथ मुरल पेंटिंग। जो वॉल होते थे, पैट्रॉन्स मतलब होता है यहाँ पे जो पेंटिंग खरीदता है, राजा हो या कोई इंसान हो सकता है। तो पैट्रॉन्स जो होते थे ना, रिच पीपल, वो हमेशा अपनी वॉल को डेकोरेट कराते थे पेंटिंग्स को, बड़े बड़े बिग वॉल पेंटिंग्स बनवाते थे वो लोग, आर्टिस्ट से। Hence, this miniature were never intended to be put up on the wall। बट जो मिनिएचर पेंटिंग होती थी उसको कभी वॉल पे कभी इंटेंशन आया ही नहीं कि उसको वॉल पे लगाया जाए, क्योंकि ये मिनिएचर पेंटिंग वॉल के लिए नहीं बनता था, वो छोटे छोटे होते थे ना, इसलिए उसको हैंड हेल्ड के लिए ही बनाया जाता था। A large section of painting appropriately refer to a manuscript illustration। कुछ बहुत सारे जो पेंटिंग होते थे उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन भी कहा जाता था, क्योंकि वो छोटे छोटे होते थे इसलिए मैन्यूस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन बोलते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन मतलब कि इलस्ट्रेट का मतलब होता है टेक्स्ट लिख देना कि पेंटिंग जो बनाई है उसका क्या टॉपिक है, उस पेंटिंग का टॉपिक क्या है, उसको इलस्ट्रेशन बोलते हैं। As they are pictorial translation of poetic verses from epics and various canonical literary Vedic और म्यूजिक टेक्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट। जो पेंटिंग्स होते थे ना वो पॉम्स जो होते थे उसको थ्रू विजुअली समझाया जाता था। स्टोरीज जितने भी कहानी होती थी रिलीजन की हो या लिटरेरी बुक की हो, वो पेंटिंग के थ्रू समझाया जाता था उस टाइम पे, बिकॉज उस टाइम पे कोई कैमरा वगैरह नहीं था, ना ही स्टडी वगैरह पढ़ाई वगैरह होती थी, तो पेंटिंग्स के थ्रू ही वो कोई कहानी को समझाया जाता था। With verses handwritten on the topmost portion of the painting in clearly demarcated box slice space। और ये जो रिटर्न टेक्स्ट है वो बॉक्स जो मैंने आपको बताया था मैन्यूस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन, उसमें बता रहा है ना कि जो रिटर्न को रिटर्न टेक्स्ट बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन को रिटर्न टेक्स्ट बोलते हैं, जिसकी कहानी के ऊपर जब हम टॉपिक लिखते हैं तो ये कहानी जो रिटर्न टेक्स्ट है उसको हम हमेशा इनसाइड और टॉप, मतलब पेंटिंग का जो ऊपर टॉप होता है, जैसे ये पेंटिंग्स है हमारी स्क्वायर शाइप का शेप का, और यहाँ पे ऊपर छोटा सा लाइन बना के हम इसके ऊपर टॉपिक लिख देते थे कि ये किसके ऊपर पेंटिंग्स बनाई गई है। फिर यहाँ पे समटाइम वन फाइंड द टेक्स्ट नॉट इन द फ्रंट बट बिहाइंड द वर्क ऑफ द आर्ट। अगर किसी को आगे टेक्स्ट नहीं मिलता था पेंटिंग के ऊपर तो वो पीछे मिल जाता था। मैन्यूस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन वर मैथेडिकली कंसीव्ड इन थीमेटिक सेट। जो मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग होती थी ना वो उस टाइम पे ग्रुप ऑफ स्टोरी के ऊपर बनाया जाता था, मतलब बहुत एक बड़ा सा पेंटिंग है, ठीक है, उसमें स्क्वायर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बॉक्स डिवाइड कर दिया है, एक पेपर के ऊपर छोटे छोटे भाग डिवाइड कर दिए गए हैं, जिसमें एक सीन में कुछ और बता रहा है, एक सीन में कुछ और दिखा रहा है, एक सीन में कुछ और डिपिक्ट कर रहा है, कुछ और। जैसे
कृष्ण जी का मैं एग्जांपल देती हूँ, उनका जो जन्म हुआ यहाँ पे दिखाया है, फिर उनके बाद पालन पोषण हुआ वहाँ दिखाया है, फिर उनका फंक्शन हुआ घर में वो अलग दिखाया है। एक ही बड़े पेंटिंग में छोटे छोटे चीज़ें बॉक्स को डिवाइड करके डिपिक्ट करते थे उस टाइम पे। इस सेट कंप्राइजिंग सेवरल लूज पेंटिंग और फोलियोज, और इसी ग्रुप्स को हम फोलियोज भी बोलते हैं। ये जो हम बहुत सारे पेंटिंग बनाते हैं ना, अलग अलग इतने सारे पेज होते हैं, उसको हम एक पूरा सेट बना देते थे, उसको हम फोलियोज बोलते हैं। इच फोलियोज ऑफ पेंटिंग हैज इट कॉरेस्पॉन्डिंग टेक्स्ट, और जितनी पेंटिंग छोटी थी उसको जब हम फोलियोज बनाते थे, जैसे हमारा पोर्टफोलियो होता है ना, वैसे पेंटिंग्स को पोर्टफोलियो बनाते थे उस टाइम पे। और हर एक पेंटिंग के ऊपर ऊपर टॉप में वो मैन्युस्क्रिप्ट टेक्स्ट लिख देते थे, जिसमें बताते थे कि पेंटिंग में क्या लिखा जा रहा है। Described either in the demarcated space on the upper portion or on the painting on its reverse। इसमें बोल रहे हैं कि जो रिटन टेक्स्ट होते थे ना, वो फिक्स्ड स्पेस में लिखा जाता था, मतलब पहले से ही फिक्स किया जाता था टॉप के ऊपर कि हमें इतने स्पेस में ही हमें अपना रिटन टेक्स्ट लिखना है जिसमें कहानी के बारे में बताया जा रहा है। और समटाइम बैक ऑफ द साइड, अगर उनको पेंटिंग में स्पेस नहीं मिलता था तो पेंटिंग के पीछे रिटन टेक्स्ट लिख देते थे। According, one would have set of painting on the Ramayana, paintings of the Bhagat Puran और महाभारत और गीता गोविंद एंड रागमाला अशिक्षा। ये जो कंप्लीट सेट ऑफ पेंटिंग्स होती थी, पूरा जो सेट होता था पेंटिंग्स का, वो फेमस स्टोरीज के ऊपर बेस्ड होता था। जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, भगवत पुराण हो गया, गीता गोविंद हो गया, रागमाला हो गया। और इस सेट इलस्ट्रेटेड वन कंप्लीट स्टोरी और थीम। और जो एक सेट होता था, जो हम फोलियो की बात कर रहे थे, वो एक सेट पूरा कंप्लीट स्टोरी का डिपिक्ट करके मैन्युस्क्रिप्ट टेक्स्ट वहाँ पे मेंशन कर देते थे इन फ्रंट ऑफ पेंटिंग। इस सेट वॉज wrapped up in a piece of cloth and stored as a bundle in the library of the king or patron। अब जब ये पूरा कंप्लीट कर लेते थे पेंटिंग बनाने का प्रोसीजर और पूरा सेट बनाने लगते, पूरा सेट जब बना लेते थे मैन्युस्क्रिप्ट टॉप पे लिख के, कहानी का टाइटल ऊपर लिखने के बाद ये पता क्या करते थे, ये लोग कपड़े में रैप कर लेते थे, कवर कर लेते थे, एंड देन को टाई कर लेते थे, बंडल से टाइड कर लेते और उसको एक जगह अच्छे से पेट्रॉन की लाइब्रेरी या किंग की लाइब्रेरी में उस मैन्युस्क्रिप्ट फोलियो को रख देते थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोलियो पेज ऑफ द सेट वुड बी द कॉलोफोन पेज। इसमें ये बोल रहा है कि जो हम पूरा सेट बनाते थे पेंटिंग्स का, जो कि हम फोलियोज बोलते हैं, उसमें एक पेज कॉलोफोन पेज होता है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट पेज होता है, जो कि मैन्युस्क्रिप्ट में पेंटिंग में अवेलेबल होता है, और उसको इंपॉर्टेंट पेज भी बोला जाता है। कॉलोफोन पेज को ही इंपॉर्टेंट पेज बोलते हैं। which would furnish information regarding the names of patron, artist or scribe, date, place और completion of the work। इसमें बोल रहे हैं कि जो कॉलिफोन पेज, जो मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट पेज होता है, उसमें पता है क्या मेंशन करते थे, उसमें बताते थे, गिव इंफॉर्मेशन देते थे, जैसे लाइक कि इस काम को किसने किया और कौन से पैट्रॉन के लिए किया, किसने बनवाया और किसने इसे कंप्लीट किया, किसने पेंटिंग कंप्लीट किया और ये कहाँ बनाया गया, और इसको किसने टेक्स्ट को किसने लिखा, जो मैन्युस्क्रिप्ट टेक्स्ट है उसको किसने लिखा, एंड अदर सच इंपॉर्टेंट डिटेल। और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी इसमें मेंशन कर देते थे। However, due to the waste of time, the colophon page had often gone missing। इसमें बता रहे हैं कि कुछ टाइम बाद ये जो कॉलिफन पेज होता है, इंपॉर्टेंट पेज, वो मिस हो जाते थे, डिस्ट्रॉयड हो जाते थे या लॉस्ट हो जाते थे। अब मेरे को लगता है कि मे बी ये इसलिए होता हो कि जब मुगल का शासन स्टार्ट हुआ था, मुगल पीरियड स्टार्ट हुआ था, तो उन लोगों ने हमारे पेंटिंग्स या ब्रिटिशर्स ने हमारे पेंटिंग जला दी हो, जिसके कारण कॉलिफन पेज, हमारा इंपॉर्टेंट पेज नहीं मिल पाया हो, और इसलिए कुछ पेंटिंग्स के फोलियोज के कॉलिफन पेज ही गायब है, डिस्ट्रॉयड हो चुका है, जल गया है। Compelling scholars to attribute missing particular on the basis of their expertise। तो जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो पुराने ज़माने मतलब आर्कियोलॉजिकल जो लोग होते हैं, वो लोग, उन्हें गेस करना पड़ता था डिटेल्स यूजिंग देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। उन्हें नॉलेज एंड अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्हें गेस करना पड़ता था कि ये पेंटिंग्स कितने बनाई होगी, कहाँ बनाई होगी, कब बनाई होगी, ये सब उन्हें गेस करके अपने नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लिख लेते थे। Being fragile piece of artwork, paintings are susceptible to mishap like fire, humidity and other such calamities and disaster। पेंटिंग जो होती है ना, बहुत डेलिकेट होते हैं। आपको पता है, अगर हम थोड़ा सा भी पानी गिरा दिया वाटर कलर्स पेंटिंग के ऊपर तो तब खराब हो जाए। तो इसमें यही बता रहा है कि पेंटिंग्स आर डेलिकेट एंड दे कैन इजली बी डैमेज बाय फायर, वाटर, मॉइस्चर एंड डिजास्टर। ये डैमेज हो सकता है किसी भी कारण से, जैसे आग लग गई जंगल में तो ये खराब हो गया, पेंटिंग जल गए, राख हो गए, बर्न हो गया, एंड देन पानी भीग गया, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, वाटर कलर के ऊपर पानी गिरा दो तो सब पेंटिंग खराब हो जाता है। उसके बाद
कंसिडर एज प्रीशियस एंड वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट एंड ऑल्सो बीइंग पोर्टेबल। पेंटिंग जो होती है ना वैल्यूएबल बोला जाता है ना, सबसे कीमती चीज़ बोला जाता है और को इजीली कैरीड भी कर सकते हैं। लाइक किसी राजा को दूसरे राजा के पास पेंटिंग देना है तो वो अपनी पेंटिंग को ट्रैवल करके वहाँ पहुँचा सकते हैं आराम से। पोर्टेबल का मतलब होता है ले जाना, कैरी करके ले जाना। दे वर ऑफ्टन गिफ्टेड टू प्रिंसेस एट द पार्ट ऑफ देयर डॉरिश व्हेन दे गॉट मैरिज। और जो राजा होते थे जब उनकी बेटी की शादी होती थी तो वो दहेज के रूप में अपनी पेंटिंग्स को गिफ्ट करते थे दूसरे राजा को। दे वर ऑल्सो एक्सचेंज एज गिफ्ट बिटवीन किंग एंड कॉर्टियर्स एज एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड क्रेडिट टू डिस्टेंट प्लेस। जो किंग और नॉबल्स होते थे ना वो पेंटिंग्स को एक्सचेंज भी करते थे कि ये वाला पेंटिंग आप मेरा रख लो, मैं आपको अपना पेंटिंग दे रहा हूँ। और उन्हें अच्छे जगह पे अच्छे महंगे इलाके में इसको बेच भी देते थे। Paintings also travel to remote regions with moving pilgrims, monks, adventure, traders and professional narrator। और कुछ लोग मोस्टली पीपल जो होते थे ना वो पेंटिंग्स को अपने साथ ही कैरी करते थे डिस्टेंट रीजन पे, अलग अलग रीजन पे। थर्स फॉर इंस्टेंस वन वुड फाइंड अ मेवार पेंटिंग विथ द बूंदी किंग एंड वाइस वर्षा। दिस इसलिए जो पेंटिंग्स होती थी ना जब एक से दूसरे रीजन में पाया जाता था तो वो हमेशा अनदर रीजन में पाया जाता था। मतलब जैसे लाइक बूंदी की पेंटिंग मेवाड़ में पाएगा, मेवाड़ की पेंटिंग बूंदी में मिलेगा, इस टाइप के पेंटिंग्स मिलते थे। रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग इज अ फिनोमिनल टास्क। अब हमें अगर फुल हिस्ट्री जाननी हो पेंटिंग तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। देयर आर फ्यूवर डेट जस्ट कंपेयर टू अनडेटेड वन। एटेड कुछ पेंटिंग तो ऐसे है जिसके ऊपर क्लियर डेट रिटर्न कर दिया गया, लिख दिया गया है क्लियर डेट कि ये कब बनाया गया था। कुछ ही पेंटिंग्स है बस, सारी पेंटिंग्स की बात नहीं करी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द पेंटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू पेंटिंग। कुछ ही पेंटिंग्स के ऊपर क्लियर मेंशन होता था, राजा का नेम, डेट का नेम, कहाँ बनवाएगा, बस बाकी सब जला देते थे। When arranged chronologically, there are various spell in between। अब को जब chronologically ऑर्डर कर देते थे, अरेंज कर लेते थे, तो बहुत सारी बीच पेंटिंग में जब हम कोई पेंटिंग्स को अकॉर्डिंग टू स्टोरीज क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ चीज़ें मिसिंग रहती थी कि ये डेट कब बनवाया गया था, ये पेंटिंग्स कब बनवाई गई थी, कौन सी डेट को बनवाई गई थी, तो उनका गैप में मिसिंग आ जाता था। मिसिंग मतलब गायब हो जाना। वेयर वन कैन ओनली स्पेकुलेट द किंग ऑफ पेंटिंग दैट कुड हैव ट्राइड। और इसी गैप के बीच में हिस्टोरियन को गेस करना पड़ता था कि ये पेंटिंग्स कब एग्जिस्ट करती थी, कब सर्वाइव करती थी। उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता था। टू मेक मैटर वर्स मैनी लूज फोलियो आर नॉट लॉन्गर पार्ट ऑफ देयर ओरिजिनल सेट। और कुछ पेजेस तो ऐसे ही हैं जो कि ओरिजिनल बुक से अलग ही हो गए हैं, खो गए हैं, मतलब मिल ही नहीं रहा है। जैसे हमने क्रोनोलॉजिकली पेंटिंग बनाया था ना आर्टिस्ट वगैरह ने पुराने ज़माने में, कुछ उसी के बीच में का कुछ पेंटिंग खो गया है। अब आर्टिस्ट कैसे, हिस्टोरियन कैसे पता लगाएगा कि पेंटिंग्स कब बनाई थी, कहाँ बनाई थी, उसके लिए तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए गैप मिसिंग के कारण क्रोनोलॉजिकली अरेंज नहीं हो पा रहा था। एंड आर डिस्पर्ड इन वेरियस म्यूजियम एंड प्राइवेट कलेक्शन। और कुछ पेजेस तो कोई और म्यूजियम में मिल रहा है और कुछ पेंटिंग तो प्राइवेट कलेक्शन में मिल रहा है पूरी दुनिया में। मतलब पेंटिंग उधर उधर फैला हुआ था, बिखरा हुआ था, कहीं खो गया था, कहीं गुम हो गया था, कहीं जल गया था, मिल नहीं रहा था। पूरा समरी देते उसमें क्या बोल रहा है। ये जो पेंटिंग पेजेस होते हैं ना वो बताता है कि मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग कितना ऑर्गेनाइज करके लोग रखते थे, प्रिजर्व करके रखते थे, शेयर करते थे। इसलिए उनकी पूरी डिफ़िकल्ट वो जो उनकी पूरी स्टोरी है मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग की, उसको पढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो यहीं तक था हमारा पार्ट 1। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। उसके बाद आपको मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको जैन वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग का एक्सप्लेनेशन करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय क्यूटीज।